हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का 5th चैप्टर डेट इज़ रिलीम्स ऑफ द अर्थ इसके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम लिथोस्फीयर, उसमें हम कॉन्टिनेंट्स, हाइड्रोस्फीयर में ओशियंस एंड वाटर बॉडीज़, उसके अलावा एटमॉस्फेयर में लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कंपोजिशन, उसकी इंपॉर्टेंस और बायोस्फीयर, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अर्थ हैज़ 3 इंपॉर्टेंट रिलीम्स। तो जो अर्थ हैं उसके 3 इंपॉर्टेंट रिलीम्स होते हैं जिसका नाम है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। द अर्थ वी लिव ऑन इज़ लाइक अ ह्यूज बॉल। द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। तो जो अर्थ है वो एक बहुत बड़ी बॉल की तरह है जिसका जो अपर सरफेस है वो किससे बना हुआ है, लैंड से और पानी से बना हुआ है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ अनइवन, वो इक्वल नहीं है, इवन मतलब अनइवन है कि कहीं पर ऊपर कहीं पे नीचे एक जैसा नहीं है। लैंड कवर्स अराउंड 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड वाटर कवर्स अबाउट 71%। तो जो हमारी अर्थ है उसमें 29% जो है वो क्या है, लैंड है, और बाकी का 71% क्या है, पानी है। अबोव एंड अराउंड द सरफेस इज़ अ लेयर ऑफ गैसेस विच वी नोन एज एयर। और जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर क्या है, एक लेयर है गैसेस की जिसको हम क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। ऑल द थ्री, द लैंड, द वाटर एंड एयर आर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। तो चाहे ज़मीन हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, तीनों ही हमारे जीवन के लिए क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती है। तो आइए इनके सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर रेफर्स टू द हार्ड एंड रॉकी सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो लिथोस्फीयर है उसका मतलब क्या होता है, जो हार्ड है, कठोर है और रॉकी सरफेस है हमारी अर्थ का, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। द टर्म लिथोस्फीयर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिथोस। तो जो लिथो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, वो एक लैटिन वर्ड है लिथोस, उससे लिया गया है जिसका मतलब होता है रॉक्स। इट इज़ द हार्ड रॉकी मास ऑन द टॉप सरफेस। तो ये हमारे जो हमारा टॉप सरफेस है उस पर क्या होता है, हार्ड रॉकी मास की तरह काम करता है। दिस रॉकी मास है मैनी मिनरल्स, सोयल एंड स्टोन। और इस रॉकी मास में क्या मिलता है, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, सोयल मिट्टी होती है, स्टोन्स मिलते हैं। द लैंड वी लीव ऑन इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। तो जो जिस ज़मीन पर हम लोग रहते हैं वो भी किसका पार्ट है, लिथोस्फीयर का ही पार्ट है। दिस लैंड ऑन द अर्थ इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस पीस ऑफ लैंड, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज लैंड एरियाज कनेक्टेड विद द वास्ट ओशियंस एंड रिवर्स। तो ये कॉन्टिन्यूस पीस ऑफ लैंड नहीं है, इवन उनके बीच में क्या बहुत सारे ओशियंस और रिवर्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इफ़ वी लुक एट द मैप यू विल फाइंड that nearly 2/3 of the land mass in the northern hemisphere and the remaining 1/3 in द सर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जब हम मैप में देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो 2/3 लैंड मास है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और रिमेनिंग 1/3 जो है वो सर्दर्न हेमिस्फीयर में है। यानी कि अगर हम इस मैप में देखें तो ये हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर वाले हिस्सों को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले को सर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो जो ऊपर जो लैंड का हिस्सा है वो हमारी पृथ्वी का 2/3 हिस्सा ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और बचा हुआ 1/3 कहाँ है, तो सर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स, मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जिनको डिवाइड किया गया है। तो आइए एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। द लार्ज लैंड मास डेट वी सी अबव सी लेवल आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। तो जो सी लेवल मतलब 0 डिग्री से जो ऊपर होते हैं, 0 से जो ऊपर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और एक एशिया कॉन्टिनेंट में हम लोग रहते हैं। तो मेजर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे वर्ल्ड में, जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। Let us have a brief look at this continent. You will be able to understand these better if you look at the map of the world below showing us the various continent of। एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया से, जहाँ पर हम रहते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। दिस लार्ज लैंड मास डेट हैज़ द पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट, द यूराल माउंटेन इन द वेस्ट। तो जो एशिया है वो एक लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसके ईस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशियन है, और इसके वेस्ट में क्या है, तो यूराल माउंटेन्स हैं, जो कि यूरोप और एशिया को क्या करते हैं, अलग करते हैं।
द इंडियन ओशियन टू इट्स द साउथ एंड द आर्टिक ओशियन इन द नॉर्थ। और एशिया के नॉर्थ में क्या है, आर्टिक ओशियन है, और इसके साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है। दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जो कॉन्टिनेंट है वो यही है, एशिया। इट हैज़ अ हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। इसमें पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालयाज़ बोलते हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज़ इन नेपाल। तो जो माउंट एवरेस्ट की जो वर्ल्ड जो हिमालयाज़ है, हिमालय की सबसे जो हाईएस्ट पीक है, मतलब सबसे ऊंची जो चोटी है, वो कहाँ पर पाई जाती है, नेपाल में पाई जाती है। माउंट, जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है, और वो उसकी कितनी हाइट है, 8,848 मीटर है, सी अबोव सी मीन सी लेवल, अबोव मीन सी लेवल। जो मीन सी लेवल का मतलब होता है जो ज़ीरो है, ज़ीरो से ऊपर कितना, 8,848 मीटर ऊपर है ये, 0 डिग्री से। तो ये एशिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एशिया के बाद दूसरे नंबर पर आता है ये। इट हैज़ द इंडियन ओशियन टू इट्स ईस्ट। तो इसके ईस्ट में क्या है, इंडियन ओशियन है, एंड द अंटार्कटिक ओशियन इन द वेस्ट। और इसके वेस्ट में कौन सा ओशियन है, अंटार्कटिक ओशियन है, सॉरी अटलांटिक ओशियन है। द मेडिटेरेनियन सी टू इट्स नॉर्थ। इसके नॉर्थ में कौन सा सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, एंड द अंटार्कटिक ओशन इन द साउथ। और इसके साउथ में कौन सा ओशन है, तो अंटार्कटिक ओशन इसके साउथ में है। दिस कॉन्टिनेंट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द इक्वेटर एंड द बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन पासिस थ्रू। तो जो अफ्रीका एक ऐसा सिंगल कॉन्टिनेंट है जिसमें से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों जो हमारी लाइन है, वो तीनों जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, वो तीनों इसमें से पास होते हैं। उसके अलावा द फेमस नाइल रिवर विच इज़ known as the longest river of the world flows through this continent। तो जो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदियों में से मानी जाती है, नाइल रिवर सबसे लंबी नदी मानी जाती है, वो भी इसी कॉन्टिनेंट में बहती है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्राई डेजर्ट द सहारा ऑल्सो लाइज इन दिस कॉन्टिनेंट। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, वो भी यहाँ पर पाया जाता है, इसके वेस्ट पार्ट में, अफ्रीका के। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट की तरफ कौन सा ओशियन है, तो पैसिफिक ओशियन है। इसके नॉर्थ में आर्टिक ओशियन है, एंड द अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट। और इसके ईस्ट में कौन सा है, तो अटलांटिक ओशियन है। इट इज़ कनेक्टेड टू द साउथ अमेरिका बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कोल्ड द इथोमिलस ऑफ पनामा। तो ये साउथ अमेरिका से कहाँ से कनेक्ट होती है, इस कैनाल से कनेक्ट होती है। ये रही इथोमिलस ऑफ पनामा। ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है। ये देखो, ये हिस्सा जो है, ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है, ये वाला हिस्सा। लार्ज पोर्शन ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज़ इन द नॉर्थ रिमेन अंडर स्नो एंड लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। तो जो नॉर्थ अमेरिका का मोस्टली जो ऊपर वाला हिस्सा है, कनाडा वाला जो हिस्सा है, वो मोस्टली स्नो से ढका हुआ रहता है, मतलब, और लगभग पूरे साल वो किससे, बर्फ़ से ढका रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। मोस्ट ऑफ इट्स लाइज इन द सर्दन हेमिस्फीयर। ये मोस्टली कहाँ पर है, सर्दन हेमिस्फीयर में है। इट हैज़ द पैसिफिक ओशियन टू इट्स वेस्ट। इसके वेस्ट में कौन सा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, एंड द अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट। और इसके ईस्ट में कौन सा ओशियन है, तो अटलांटिक ओशियन है। द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑफ द वर्ल्ड कोल्ड द एंडीज माउंटेन लाइज ऑन इट्स वेस्ट साइड। तो दुनिया की सबसे लंबी जो माउंटेन चेन है, देखो हाईएस्ट मतलब जो ऊंची है वो कहाँ है, एशिया में है। तो सबसे जो लॉन्ग माउंटेन रेंज है, मतलब ये जो माउंटेन की चेन है, सबसे वर्ल्ड की सबसे लंबी जो चेन है, जिसका नाम क्या है, एंडीज़ माउंटेन चेन, वो कहाँ पर पाई जाती है, तो साउथ अमेरिका में पाई जाती है। उसके अलावा वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी जो नदी है, जिसको हम अमेज़न रिवर बोलते हैं, वो भी यहाँ पर बहती है। देखो ये वाला जो उसका ये है, देखो सबसे जो लंबी नदी है नाइल, वो अफ्रीका में थी। सबसे लार्जेस्ट जो रिवर है, वो जो अमेज़न रिवर है, वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। जो कहाँ से बहती है, एंडीज़ माउंटेन वेस्ट में टू द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट। वो एंडीज़ से लेकर अटलांटिक तक बहती है।
उसके बाद हम बात करते हैं अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। द वर्ल्ड कॉन्टिनेंट इज़ कवर्ड बाय थिक लेयर ऑफ स्नो। तो जो अंटार्कटिका है वो फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और लगभग किससे ढका हुआ है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है वो। इसको वाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं और फ्रोज़न कॉन्टिनेंट भी हम लोग बोलते हैं। इट हैज़ एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट एंड नॉट सो इनहेबिटेड। मतलब ये बहुत ज़्यादा ठंडा है और यहाँ पर ज़्यादा लोग बाग रहते नहीं हैं। द साइंटिस्ट ऑफ वेरियस कंट्रीज हैज़ एस्टेब्लिश देयर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन सेंटर्स ऑन दिस कॉन्टिनेंट। तो दुनिया के लगभग हर मतलब जो बड़े बड़े देश हैं सब ने अपने अपने क्या रिसर्च सेंटर जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश किए हैं। इंडिया के भी यहाँ पर 2 रिसर्च सेंटर है जिनको हम जिसको हम बोलते हैं दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। तो इंडिया के 2 रिसर्च सेंटर जो कि अंटार्कटिका में, उनके नाम क्या है, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। उसके बाद हम बात करते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप इज़ द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। छठे नंबर पर आता है। इट हैज़ द आर्टिक ओशियन टू इट्स नॉर्थ। तो यूरोप के नॉर्थ में कौन सा ओशियन है, आर्टिक ओशियन इसके नॉर्थ में है। अटलांटिक ओशियन इसके वेस्ट में है। अटलांटिक ओशियन इसके कहाँ है, वेस्ट में है। टू द ईस्ट इट हैज़ अ यूराल माउंटेन। और इसके ईस्ट में क्या है, ये यूराल माउंटेन है जो यूरोप को और एशिया को क्या करते हैं, अलग करते हैं। विच सेपरेट इट कॉन्टिनेंट ऑफ द एशिया, मैंने अभी बताया। टू इट्स साउथ टू द मेडिटेरेनियन सी विच सेपरेट फ्रॉम इट्स कॉन्टिनेंट टू ऑफ अफ्रीका। इसके साउथ में कौन सा सी है, तो मेडिटेरेनियन सी है जो इसको अफ्रीका से अलग करता है। यूरोप हैज़ मैनी स्मॉल कंट्रीज एंड 2 सीज। तो यूरोप में बहुत छोटे छोटे देश हैं और 2 समुद्र भी हैं, सीज जिनको बोलते हैं, जिसका नाम है ब्लैक सी और कैस्पियन सी, which are surrounded by the land mass, hence these are also called the landlocked seas। जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हुए हैं इसीलिए उनको landlocked seas भी बोलते हैं। The Alps are the highest mountains of यूरोप। तो जो एल्प्स हैं वो हाईएस्ट माउंटेन है कहाँ के, यूरोप के। ये रहे एल्प्स। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और पूरा का पूरा कहाँ पर है, सर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इट हैज़ अ पैसिफिक ओशन टू इट्स ईस्ट। तो इसके ईस्ट में कौन सा ओशन है, तो पैसिफिक ओशन है। द इंडियन ओशन टू इट्स वेस्ट। और इसके वेस्ट में कौन सा ओशियन है, तो इंडियन ओशियन है। एंड द अंटार्कटिक ओशन टू इट्स साउथ। और जो अंटार्कटिक ओशन है वो कहाँ पर है, इसके साउथ में है। इट इज़ सराउंडेड बाई ओशियन फ्रॉम ऑल द साइड। तो ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी हम लोग बोलते हैं। इट इज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं जो कंपेयर हम करते हैं अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, इसका हम कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो लिथोस्फीयर इज़ अ बेसिक सोर्स ऑफ मिनरल्स असेंशियल फॉर नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। मिनरल्स लाइक वेरियस मेटल, ऑयल एक्सेट्रा आर एक्सर्टेड फ्रॉम द लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो है उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये बहुत सारे मिनरल्स का क्या है, सोर्स है जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए असेंशियल होता है। इस मिनरल्स में हम लोग मेटल, ऑयल एक्सेट्रा इन सबको ऐड करते हैं, जो सब कहाँ से निकाला जाता है, लिथोस्फीयर से निकाला जाता है। उसके अलावा लिथोस्फीयर हैज़ अ सोयल कवर ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन विच गिव्स अस फूड एंड ऑक्सीजन। तो लिथोस्फीयर पर ही हम फसल उगाते हैं, अपना एग्रीकल्चर करते हैं जो जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके अलावा ऑक्सीजन भी मिलती है। लिथोस्फीयर बीइंग द लैंड मास सपोर्ट ऑल द लाइफ स्ट्रक्चर्स लाइक all the structures like building, road, rail etc that are essential for living and transport। तो जो लिथोस्फीयर है वो किस सपोर्ट प्रदान करता है, भाई घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स खड़ी करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, रेल्स वगैरह बनाने के लिए, जो जीवन के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए आवश्यक हैं। उसके अलावा लिथोस्फीयर सपोर्ट्स द प्लांट एंड एनिमल लाइफ गिविंग राइज टू मैनी इंटरेक्टिंग इकोसिस्टम इन द नेचर। तो जो लिथोस्फीयर है वो क्या एनिमल्स को और प्लांट को क्या करता है, लाइफ के लिए सपोर्ट देता है, जो जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मतलब प्लांट्स और एनिमल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इकोसिस्टम बनता है। तो लिथोस्फीयर में हमने सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो हाइड्रोस्फीयर मीन्स द वाटर ऑन द अर्थ। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है कि जो अर्थ पर पानी है। इन अदर वर्ड्स ऑल द वाटर बॉडीज एंड वाटर फाउंड ऑन द अर्थ आर द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो हमारे वर्ल्ड मतलब वाटर बॉडीज़ में जितना भी पानी
पाया जाता है, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो सब किसका पार्ट है, तो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। चाहे वो ओशियन हो, सी हो, रिवर हो, पॉन्ड हो, और इवन इन द फॉर्म ऑफ स्नो और आइस ऑन द ग्लेशियर्स इन द आर्टिक एंड अंटार्कटिक रीजन। तो चाहे वो बर्फ़ ही क्यों ना हो, हमारे ग्लेशियर्स ही क्यों ना हो जो आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन में है, जो भी पानी से रिलेटेड है सब कुछ किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, हाइड्रोस्फीयर के अंदर। अबाउट 97.2% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज़ इन द ओशियंस एंड सी। तो हमारी अर्थ पर जितना भी पानी है उसका 97.2% कहाँ पर पाया जाता है, महासागरों में और सागरों में। दिस वाटर इज़ हाईली सैलाइन, बहुत ज़्यादा नमकीन पानी है, खारा पानी है, एंड कैन नॉट बी यूज फॉर कंजप्शन, जिसको हम पीने के लिए यूज़ में नहीं कर सकते हैं, ह्यूमंस इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है, सैलाइन वाटर है। अबाउट 2.7% वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस और स्नो ऑन माउंटेन्स एंड इन द आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स। तो पूरी पृथ्वी का जितना पानी है उसका 2.7% आइस और ग्लेशियर्स के रूप में है, कहाँ पर, आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन में। उसके अलावा जस्ट अबाउट 0.1% वाटर इज़ अवेलेबल फॉर कंजप्शन ऑफ ह्यूमन बींग। तो उसमें से हम सिर्फ 0.1% पानी का ही क्या यूज़ कर सकते हैं, पीने के लिए, ह्यूमन बींग कंजप्शन के लिए कर सकते हैं। अब हाइड्रोस्फीयर में हम सबसे पहले ओशियंस के बारे में पढ़ते हैं। ओशियंस आर वेरी वास्ट स्ट्रेच ऑफ वाटर विच एक्सटेंडेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में पानी है जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर यानी कि हज़ारों किलोमीटर में फैला हुआ है। वाटर इन द ओशियंस हैव डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग समुद्र का अलग अलग टेम्परेचर है, एंड दिस वेरीज एज पर लोकेशन, और अलग अलग लोकेशन के हिसाब से है। जैसे अगर इक्वेटर के पास अगर ओशियन है तो वो वार्म होगा, पोल्स के पास अगर कोई ओशियन है तो वो कोल्ड ओशियन होगा। ऑल्सो डेप्थ एट विच मेजर, और अपनी गहराई के हिसाब से भी जो समुद्र महासागर हैं वो अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा गहरा होगा, कोई कम। द वाटर डेंसिटी क्या करते हैं, उसको मेज़र करते हैं, प्लेस और डेंसिटी और सैलिनिटी के हिसाब से उसको अलग अलग हिस्सों में हम लोग बांट देते हैं। At look at the world map would show that nearly all the oceans and seas are connected to each other। देखो हमने वर्ल्ड के मैप में देखा था कि जितने भी ये समुद्र, एक सेकेंड, देखो जितने भी ये ओशियंस होते हैं ये सब आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। वाटर इन द ओशियंस कीप मूविंग इन द फॉर्म ऑफ करंट विच यू शैल स्टडी अबाउट इन हायर क्लासेस। तो जो ओशियन का जो पानी है वो करंट की फॉर्म में कॉन्टीन्यूसली क्या होता रहता है, मूव होता रहता है, जिसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसमें 5 हमारे लार्जेस्ट ओशियंस हैं, जिसमें हम पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पैसिफिक ओशन के बारे में बात करते हैं। तो ये लार्जेस्ट ओशियन है, इट स्प्रेड बिटवीन एशिया एंड अमेरिका। एशिया और अमेरिका के बीच में ये ओशियन आता है। इट ऑल्सो द डीपेस्ट ओशियन, और सबसे ज़्यादा गहरा ओशियन भी यही माना जाता है। अटलांटिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन वन साइड यानी कि वेस्ट की तरफ, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द अदर साइड ईस्ट। यानी कि ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका इनके बीच में पाया जाता है। द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशियन इज़ नोन एज द पिरोटो रिको ट्रेंच विच इज़ द अराउंड 8 किलोमीटर डीप। तो इस समुद्र के बीच में एक ट्रेंच है यानी कि खाई है जो कितनी गहरी है, 8 किलोमीटर डीप है, जो कि इस ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन फॉर शिपिंग वेजल्स। तो ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशियन माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या चलती हैं, शिप्स वगैरह चलती हैं फॉर ट्रांसपोर्ट एंड बिजनेस। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन ओशियन के बारे में। द इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशियन डेट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। तो इंडियन ओशियन एक इकलौता ऐसा ओशियन है जिसका नाम एक कंट्री के नाम पर रखा गया, डेट इज़ इंडिया। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अफ्रीका इन द वेस्ट टू द पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट। तो ये अफ्रीका के वेस्ट से पैसिफिक के ईस्ट तक फैला हुआ है, और इट टचेज़ ऑल शोर्स ऑफ एशिया फ्रॉम द साउथ। तो ये एशिया कॉन्टिनेंट के जितने भी किनारे हैं साउथ में, सबको ये क्या करता है, टच करता है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिक ओशन के बारे में। तो आर्टिक ओशन एक्सटेंड्स अराउंड द आर्टिक। तो ये आर्टिक तक फैला हुआ है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन एंड ऑल्सो सेड टू बी द वन विद द लीस्ट एवरेज डेप्थ। तो ये सबसे छोटा ओशन बोला जाता है, और उसकी जो डेप्थ है वो क्या है, मतलब बहुत कम है, या आप बोल सकते हैं एवरेज है। मैनी कंट्रीज़ ऑफ द नॉर्दर्न यूरोप एंड ग्रीनलैंड आर ऑन इट्स सर्दर्न पेरीफेरी। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप की और ग्रीनलैंड की, वो इसकी सर्दर्न पेरीफेरी पे क्या करती हैं, टच करती हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं अंटार्कटिक ओशन के बारे में। द अंटार्कटिक ओशन इज़ अराउंड अंटार्कटिका। दिस इट इज़ समटाइम्स रेफर टू एज अ सर्दर्न ओशन, तो इसको कई बार सर्दर्न ओशन भी बोला जाता है। मोस्ट पार्ट ऑफ इट स्टेज फ्रोजन फॉर नियरली 4 मंथ ऑफ द ईयर, तो लगभग 4 महीनों तक ये फ्रोज़न स्टेट में होता है, जमा हुआ रहता है। ओशंस के अलावा और भी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि स्मॉलर पोर्शंस ऑफ द ओशन क्लोज टू द लैंड सरफेस आर कोल्ड सी, बे, गल्फ्स एंड स्ट्रेट। तो ओशियन का वो छोटे हिस्से जो लैंड से कनेक्टेड होते हैं या लैंड से क्लोज में होते हैं, उनको हम अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीज़ यानी कि समुद्र के बारे में। अ सी इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ सेलाइन वाटर दैट मे बी कनेक्टेड विद एन ओशियन। तो जो समुद्र है वो भी सेलाइन वाटर से ही बनते हैं, और वो किससे कनेक्ट होते हैं? ओशियन से कनेक्ट होते हैं। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड यू वी सी मैनी सीज लाइक द मेडिटरेनियन सी, कैरेबियन सी, द साउथ चाइना सी, अरेबियन सी, बेरिंग सी, द नॉर्वेजियन सी। ये सब क्या हैं? बड़े बड़े ओशियन से कनेक्टेड होते हैं। हम लोग अपने इंडिया में अरेबियन ओशियन के बारे में भी, अरेबियन सी के बारे में भी बात कर सकते हैं इसमें एग्जाम्पल में। वो भी क्या? इंडियन ओशन से कनेक्टेड होते हैं। उसके अलावा जो बेज होती हैं, बेज क्या होती हैं? बेज आर द डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ वाटर पार्शियली एनक्लोज्ड बाय लैंड। तो ये भी वाटर की ही बॉडी होती है जो किससे एनक्लोज्ड होती है? लैंड से एनक्लोज्ड होती है विद अ वाइड माउथ। लेकिन उनका जो मुंह है ना, माउथ है, वो भीड़ा नहीं होता, चौड़ा होता है। एफ्रोडेबल एक्सेस टू द सी, देर आर वेरियस बेज लाइक बे ऑफ बंगाल, हडन बे ऑफ बिस्के एक्सेट्रा। उसके अलावा गल्फ़्स के बारे में अगर हम बात करें तो गल्फ़ क्या होती है? गल्फ़ इज़ एन आर्म ऑफ अ सी। ये सी की ही एक आर्म होती है, और ओशन पार्शली एनक्लोज्ड बाय लैंड, या तो समुद्र की या महासागर की एक आर्म होती है जो किसके द्वारा एनक्लोज्ड की जाती है? लैंड के द्वारा। ऑन द मैप यू विल एबल टू सी द वेरियस गल्फ सच एज गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ पनामा एक्सेट्रा। देखो ये गल्फ ऑफ एडन है ऐसे। तो ये इस सी की क्या है? ये एक आर्म है जो किसके द्वारा एनक्लोज्ड की गई है? ज़मीन के द्वारा। उसके अलावा स्ट्रेट्स के बारे में हम बात करते हैं तो नैरो चैनल्स ऑफ वाटर कनेक्टिंग सीज और द पार्ट ऑफ ओशियन आर नोन एज स्ट्रेट्स। तो स्ट्रेट क्या होता है? ये एक वाटर बॉडी होती है, नैरो वाटर कनेक्ट, जो दो समुद्रों को या दो महासागरों को आपस में कनेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। यू कैन लोकेट दैम एट मैनी प्लेसेज इंक्लूडिंग द रीजन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका कॉल्ड द पाल्क स्ट्रेट, द स्टेट ऑफ गलबिट्रर विच कनेक्टेड द मेडिटरेनियन सी एंड द अटलांटिक ओशन। तो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने वाली कौन सी स्टेट है? पाल्क स्ट्रेट है। जिर राटर जो स्ट्रेट है वो किसको कनेक्ट करती है? मेडिटरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है। तो ये हम सब ये पढ़ा हमने हाइड्रोस्फीयर के बारे में। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। द एयर अराउंड द होल अर्थ इज़ नोन एज इट्स एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के चारों तरफ जितना भी एयर मास है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ लाइक अ थिक ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ। तो ये एक थिक ब्लैंकेट की तरह काम करता है हमारे अर्थ के चारों तरफ। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू अबाउट 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर 100 किलोमीटर ऊपर तक हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर है। इट डेंसिटी ग्रेटली रिड्यूसेस एज वी मूव अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जब जितना हम अर्थ के ऊपर की तरफ जाएंगे इसकी डेंसिटी कम होती रहती है। इट इज़ डेंस एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डेंसिटी कीप डिक्रीजिंग एट वी गो हायर अबव द सरफेस। तो इसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ होती है? ज़मीन पे होती है। जितना जितना हम हाइट पर ऊपर जाते जाएंगे डेंसिटी कम होती रहती है। इनफैक्ट नियरली 75% ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैस आर फाउंड विद इन द 11 किलोमीटर राउंड द अर्थ। तो अर्थ के लगभग 11 किलोमीटर ऊपर तक ही सभी एटमॉस्फेरिक गैसेस पाई जाती हैं। 75% जो गैसेस हैं वो अर्थ के लगभग 11 किलोमीटर तो ऊपर तक पाई जाएंगी। उसके ऊपर बहुत कम डेंसिटी बच जाती है। अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। द एटमॉस्फेयर फॉर्म्स डिफरेंट लेयर। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है, और दीज लेयर्स हैव डिफरेंट कंपोजिशन एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस। तो इनकी अलग अलग कंपोजिशन है और डेंसिटी है गैसेस की। अलग अलग लेयर में अलग अलग गैसेस की अलग अलग कंपोजिशन और डेंसिटी पाई जाती है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ दीज लेयर्स आर कॉल्ड ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो इन ये अलग अलग लेयर्स में हमने इसको डिवाइड किया है।
कंपोजिशन पढ़ते हैं हम एटमॉस्फेयर की। द एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी गैसेस, बहुत सारे गैसेस से मिलकर बना है हमारा एटमॉस्फेयर। उसमें क्या क्या, इट हैज़ डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर, इसमें डस्ट पार्टिकल भी पाए जाते हैं और वाटर के वेपर भी पाए जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ इज़ ऑक्सीजन, तो हमारे जीवन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट गैस है ऑक्सीजन, वो भी इसी का पार्ट है। द अदर गैसेज विच इज़ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो कि CO2 है, वो भी इसी का पार्ट है। द प्लांट मेक देयर फूड यूजिंग द गैस एंड सनलाइट बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, तो जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और सनलाइट का यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, जिसको हम लोग क्या ना बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। Then there is yet another gas called nitrogen, which also plays a very important role for converting dead biological material into different forms and fertilizer. तो जो बहुत ज़्यादा डेड बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं उनको फर्टिलाइज़र के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो नाइट्रोजन गैस करती है। देर आर ऑल्सो अदर गैसेज ऑल्सो इन द एटमोसफेयर अराउंड लाइक ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा, ये सारी गैसेज भी पाई जाती हैं। ओजोन लेयर के बारे में हमें पता है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से, which also plays important role in our life. For example, water is made up of hydrogen और ऑक्सीजन, जो हमारी ये सारी गैसेस भी हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें हम जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो मिलकर क्या बनाता है, पानी बनाता है। इफ़ देयर वॉज नो हाइड्रोजन देयर वुड नॉट बी हैव बीन नो वाटर विच वुड हैव मेड लाइफ इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, अगर हाइड्रोजन नहीं होती तो अर्थ पर पानी भी नहीं होता और जो हमारी लाइफ है वो इम्पॉसिबल हो जाती अर्थ पर, हम जीवन जी ही नहीं पाते बिना पानी के। तो अभी हमने पढ़ा अपने एटमॉस्फेयर के बारे में, अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। द एटमॉस्फेयर नॉट ओनली प्रोवाइड्स अर्थ विद द गैसेस फॉर टू सर्वाइव, इट ऑल्सो हैज़ मैनी अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस, तो जो एटमॉस्फेयर है ना सिर्फ वो हमें गैसेस प्रोवाइड करता है हमारे सर्वाइवल के लिए, इसके अलावा ये बहुत अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी रोल प्ले करता है। इट प्रिवेंट्स ऑल द हीट फ्रॉम द सन रीचिंग द अर्थ, तो जो सन की पूरी जो हीट है उस तक उसको धरती तक नहीं पहुंचने देता, उससे हमारी क्या करता है, रक्षा करता है, हमें प्रिवेंट करता है। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑन द अर्थ, तो ये अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होने देता, यानी कि लो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। हैड देयर बीन नो एटमोसफेयर ऑन द अर्थ वुड हैव बीन अ वेरी वार्म प्लेस एंड लाइफ नॉट हैव बीन पॉसिबल, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो जो हमारी अर्थ है वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाती और लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होती हमारी अर्थ पर। The atmosphere also help in movement of water vapor in the form of cloud from the ocean to the land and causes rainfall, तो जो एटमॉस्फेयर है वो वाटर की मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, यानी कि वो वाटर वेपर से क्लाउड बनाने में हेल्प करते हैं ओशियन से, और लैंड क्या जैसे बादल बने और फिर क्या हो गया, रेनफॉल हो गया, यानी कि वाटर साइकिल में भी ये हेल्प करते हैं। इफ़ देयर वॉज नो एयर दिस वुड नॉट बी बीन पॉसिबल, अगर हवा ही नहीं होती तो वाटर साइकिल भी पॉसिबल नहीं होती। इफ़ देयर वॉज नो वाटर सर्कुलेशन ऑल द स्नो ऑन द माउंटेन्स वुड हैव मेल्टेड अवे इनटू द ओशियन, अगर ऐसा नहीं होता तो माउंटेन के ऊपर जितनी भी स्नो है वो क्या हो जाती, मेल्ट होती और ओशियंस में आ जाती। Once then there would not have been any water in the rivers on the landform anymore, और अगर ऐसा होता तो ना तो रिवर्स में पानी बचता और ना ही लैंडफॉर्म में कोई पानी बचता जीवन जीने के लिए, यानी कि सारा पानी समुद्रों में बह जाता। द एयर इन द एटमोसफेयर फॉर्म्स करंट ड्यू टू अनइवन हीटिंग एंड द मोशन ऑफ द अर्थ, तो जो एयर है हमारे एटमोसफेयर में वो ओशियन की करंट्स में भी हेल्प करती है, वो अनइवन हीटिंग एंड मोशंस ऑफ द अर्थ को भी क्या करती है, रेगुलेट करती है। दिस हेल्प इन मॉडरेटिंग टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जहाँ पर जैसे इक्वेटर के पास अगर कोई समुद्र है तो वो गर्म होगा, पोल्स के पास अगर कोई समुद्र है तो वो ठंडा होगा, तो ठंडे और गर्म का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में भी क्या करता है, एटमॉस्फेयर हेल्प करता है, क्योंकि जो ओशियन करंट है वो कॉन्टिन्यूसली क्या होती है, मूविंग, यानी कि जो कोल्ड करंट है वो कहाँ पर आएंगी, वार्म की तरफ आएंगी, और जो वार्म है कहाँ पर जाएंगी, कोल्ड की तरफ जाती रहती हैं, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग है। उस वजह से उसके जो आसपास का जो एरिया है उसका जो एटमॉस्फेयर क्या होता रहता है, रेगुलेट होता रहता है। उसके बाद लास्ट हम इसमें बात करेंगे बायोस्फीयर के बारे में। यू हैव स्टडीड अबाउट 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, अभी हमने तीनों के बारे में पढ़ा है। ऑल थ्री
ऑल दीज थ्री हैव जॉइंटली हेल्प क्रिएटेड द बायोस्फीयर। तो जहाँ पर ये तीनों मिल जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स द वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। बायोस्फीयर का मतलब होता है कि जो वर्ल्ड क्या है, लिविंग है। इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट हैं हमारे अर्थ पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर एवरीथिंग, जो भी लिविंग है सब कुछ बायोस्फीयर का ही पार्ट है। दिस कुड बी अंडर वाटर, ये पानी के अंदर का हो सकता है, सोयल में हो सकता है, और वो पार्टिकल्स या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एयर में पाए जाते हैं वो सब इस बायोस्फीयर का ही पार्ट होता है। तो द वर्ड बायोस फाइंड इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड बायो विच मीन्स लाइफ। तो जो ये बायोस्फीयर जो वर्ड है ये बायोस से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्जेक्ट नीड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट टू लिव इन। तो जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए होता है जीने के लिए। दे मे बी लिविंग अंडर वाटर, ऑन लैंड, बोथ लैंड एंड वाटर और इन द एयर। चाहे वो पानी में रहे, ज़मीन पे रहे, ज़मीन और पानी में रहे, या हवा में रहे। देर आर फिशेज एंड अंडर मैराइन एंड अदर मैराइन एनिमल्स विच लिव इनसाइड द वाटर, जिसमें फिशेज हैं और अदर समुद्री जीव हैं जो सब पानी में रहते हैं। अगर हम उनको बाहर निकाल देंगे तो वो मर जाएंगे। देर आर एनिमल्स लिव ऑन लैंड, एनिमल्स हैं जो ज़मीन पर रहते हैं। यू पुट दैम इन टू वाटर एंड दे विल ऑल्सो डाई, अगर हम उनको पानी में डाल देंगे तो वो मर जाएंगे। एंड देर आर अदर स्टिल अनदर टाइप्स लाइक फ्रॉग्स, दे कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। उसके अलावा फ्रॉग पाए जाते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पे ही रह सकते हैं। सिमिलरली देर आर प्लांट्स विच लिव अंडर वाटर एंड देर आर अदर्स विच लिव ऑन द लैंड। उसके अलावा प्लांट्स भी होते हैं जो सिर्फ पानी के अंदर पाए जाते हैं, या ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे पाए जाते हैं। देर आर वेराइटीज़ विच नीड कूल टेम्परेचर्स टू सर्वाइव एंड देर आर येट अदर्स विच नीड ओनली हाई टेम्परेचर। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको सिर्फ ठंडा ही टेम्परेचर चाहिए जीने के लिए, या कुछ ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ हाई टेम्परेचर चाहिए जीने के लिए। बी इट द एनिमल वर्ल्ड और द प्लांट वर्ल्ड, डिफरेंट स्पीसीज हैड अडेप्टेड डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो चाहे वो प्लांट्स का वर्ल्ड हो, चाहे वो एनिमल्स का वर्ल्ड हो, सबको अलग अलग क्या चाहिए, डिफरेंट एनवायरनमेंट चाहिए अपने जीवन जीने के लिए। एंड इफ़ देयर एनवायरनमेंट इज डिस्टर्ब दे वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। और अगर हम उनके एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। The plant or animal depends on the three fundamental components of the earth provided by the lithosphere, hydrosphere and the atmosphere। तो जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो इन्हीं तीन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कंपोनेंट्स पर क्या जीवित रहते हैं। देयर इज़ अ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स एज वेल। इसीलिए इनके बीच में एक म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस पाई जाती है, यानी कि हम लोग प्लांट्स के ऊपर निर्भर करते हैं और प्लांट्स हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। इसी इंटरेक्शन को, इसी इंटरडिपेंडेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इकोसिस्टम बोलते हैं। देयर इज़ अ फाइन बैलेंस क्रिएटेड बाय नेचर टू अलाउ मिलियंस ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल टू लिव ऑन द अर्थ। ये फाइन बैलेंस क्रिएट किया गया है हमारे नेचर के द्वारा, इसी वजह से मिलियंस ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ जीते हैं इस पृथ्वी पर। ह्यूमन बींग्स हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस ड्यू टू देयर एनालिटिकल माइंड एंड टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट। जो ह्यूमन बींग्स है, जो हम इंसान हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है अपने एनालिटिकल माइंड और एक्सपेरिमेंट की टेंडेंसी के द्वारा, इसीलिए वो दूसरे एनिमल से क्या है, डिफरेंट है। दे हैव फाउंड मैनी यूजेस फॉर द मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज टू मेक दीज आइटम वर्थ ह्यूमन कंजप्शन एंड यूजेबल। तो हमने अपने दिमाग से हमारे मिनरल्स को, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है, इंडस्ट्रीज़ बनाई है, ताकि इन सब चीज़ों, इन सब आइटम्स का हम क्या कर सके, ह्यूमन कंजप्शन और यूजेबल बना सके। ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ कर सके और उसको यूजेबल बना सके, उसकी वर्थ मतलब कीमती बना दिया है हमने उसे। बट नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट अनलिमिटेड, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है। इफ़ द फैक्ट्रीज प्रोड्यूस टू मच स्मोक देयर वुड बी लेस ऑक्सीजन एंड ऑल लिविंग थिंग्स विल हैव लेसर ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। अगर फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा स्मोक क्रिएट करेंगी तो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिस वजह से हम ऑक्सीजन पर जो लोग सर्वाइव करते हैं वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी सर्वाइवल को क्या करेगी, डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी। If lots of trees are cut to make furniture and paper, the production of oxygen on the earth will be affected। अगर हम फर्नीचर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए अगर हम पेड़ को काटेंगे तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अर्थ पर इसका क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड
the realms of the earth so that we do not waste resources and do not spoil the basic condition of our unique planet। तो हमें इसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, अर्थ की रिलीम्स की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, बेसिक कंडीशन जो उसको स्पॉइल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्थ क्या है, एक यूनिक प्लानट है जो क्या करता है, लाइफ को ईजी बनाता है, सस्टेन करता है। एनी डिस्टर्बेंस टू दिस बैलेंस इन नेचर विल एडवर्सली अफेक्ट अवर लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। तो किसी भी तरह का जो डिस्टर्बेंस है हमारे नेचर में, उस बैलेंस को क्या करेगा, इम्बैलेंस कर देगा, एडवर्सली अफेक्ट करेगा हमारी लाइफ को एंड सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ को। तो ना सिर्फ इंसानों का बल्कि जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट्स हैं, सबको क्या करेगा, इफ़ेक्ट वो करेगा। तो इस चैप्टर में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।